हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी लगता है कि आईटीआर फाइल कर दिया तो काम खत्म? रुको, यहाँ पर कुछ ऐसी मिस्टेक्स है जो हर साल लाखों लोगों को इनकम टैक्स नोटिस दिलवाती है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें ये पता ही नहीं होता है जब तक कि नोटिस उनके इनबॉक्स में ना आ जाए। आज हम बात करेंगे 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स की जिनके कारण इनकम टैक्स का नोटिस अट्रैक्ट होता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं 2 सबसे कॉमन मिस्टेक्स की जिनके कारण नोटिस आता है। सबसे पहला है डेटा मिसमैच। मतलब जब भी आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी सैलरी स्लिप से डेटा डालते हो तो वो डेटा आपके फॉर्म 26 एएस और एआईएस से मैच होना चाहिए। जब भी आपका एम्प्लॉयर आपका टीडीएस डिडक्ट करता है और अपना टीडीएस रिटर्न फाइल करता है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन फॉर्म 26 एएस और एआईएस में डिपॉजिट हो जाती है और वो इन्फॉर्मेशन आपके रिटर्न फाइलिंग करने के पहले ही डिपार्टमेंट के पास में होती है। तो अगर आपके फॉर्म 26 एएस और एआईएस का मिसमैच है आपकी रिटर्न फाइलिंग से तो आपको तुरंत नोटिस आएगा और सिस्टम ये मिसमैच जो है वो फ्लैग करेगा। मिस्टेक 2, इंटरेस्ट इनकम छुपाना या भूल जाना। बहुत सारे लोगों का सेविंग बैंक अकाउंट होता है जिससे कुछ नॉमिनल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये छोटा सा ही तो अमाउंट है, इसको नहीं दिखाया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे आपके एम्प्लॉयर की दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके फॉर्म 26 एएस और एआईएस में दिखती है, उसी तरह बैंक भी सारी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है जो कि आपके पैन नंबर से लिंक्ड होती है और ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी रिटर्न फाइलिंग के पहले ही डिपार्टमेंट के पास होती है। तो आपका इंटरेस्ट चाहे कितना भी छोटा हो, अगर आपका बैंक इंटरेस्ट है तो आपको उसे रिपोर्ट करना ज़रूरी है। इसलिए हमेशा अपना एआईएस चेक करें ताकि अगर कोई इंटरेस्ट है या फिर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो आप बाय चांस भूल गए हो तो वो आप एआईएस से मैच करके अपने इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट कर सकें। तीसरी मिस्टेक थोड़ी टेक्निकल है लेकिन सबसे कॉमन है, स्पेशली रिफंड के टाइम पे। जब आप अपना आईटीआर फाइल करते हो और रिफंड एक्सपेक्ट करते हो तो आपके बैंक अकाउंट में ये 2 चीज़ें मैंडेटरीली होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट होना चाहिए। मतलब इनकम टैक्स पोर्टल पर जाके माय प्रोफाइल में जाके आप अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर वैलिडेटेड स्टेटस दिख रहा है या नहीं। अगर नहीं दिख रहा है तो आपको अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट करना मैंडेटरी है। मतलब वो बैंक अकाउंट जिसमें आपको रिफंड चाहिए उसे इनकम टैक्स पोर्टल पर वैलिडेटेड स्टेटस में दिखना ही चाहिए। दूसरी मिस्टेक है गलत आईएफएससी कोड। ये एक बहुत ही छोटी सी मिस्टेक है और एक ये छोटा सा टाइपो एरर भी आपका रिफंड अटका सकता है। तो प्रैक्टिकली ये 2 टिप्स आपको बचा सकती है। सबसे पहले तो रिफंड फाइलिंग के पहले ही अपना बैंक अकाउंट चेक करो कि ये प्री वैलिडेटेड है या नहीं। ये सिर्फ 2 मिनट का काम है लेकिन ये आपको फ्यूचर में होने वाले नॉन कंप्लायंस से या फिर रिफंड रिप्रोसेसिंग जैसी टास्क से बचा सकता है। और दूसरा, अगर रिसेंटली आपने अपना बैंक अकाउंट चेंज किया है तो पुराने वाले बैंक अकाउंट को जो इनऑपरेटिव है उसको इनकम टैक्स पोर्टल पर से हटाओ और जो आपका नया एक्टिवेटेड बैंक अकाउंट है, ऑपरेटिंग बैंक अकाउंट, उसे इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर वैलिडेट करो। ये 2 चीज़ें अगर आपने ध्यान रखी तो बैंक अकाउंट से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं। चौथी गलती है टीडीएस मिसमैच। ये ऑफन आपकी गलती नहीं होती है लेकिन नोटिस फिर भी आपको ही आता है। कैसे? जब भी आपका एम्प्लॉयर या कोई ऐसा पर्सन आपका टीडीएस डिडक्ट करता है और उसे वो गलत तरीके से रिपोर्ट कर देते हैं या फिर गलत पैन डाल देते हैं या फिर रिपोर्ट करना भूल जाते हैं तो वो टीडीएस आपके फॉर्म 26 एएस में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। और जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो और वो टीडीएस क्लेम करते हो तो डिपार्टमेंट को मिसमैच का एरर आता है और वो आपको नोटिस देता है कि ये रिस्पेक्टिव टीडीएस आपके फॉर्म 26 एएस या फिर एआईएस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आप अपने एम्प्लॉयर या फिर अपने डिडक्टर से बात करें और करेक्शन करवाएं। दूसरा, आप उन्हें फॉर्म 16 या फिर फॉर्म 16A री इशू करने को बोले। एंड तीसरा, जब तक वो ये एरर करेक्ट नहीं करते हैं तब तक आपका रिटर्न सही तरह से प्रोसेस नहीं हो सकता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा और जब ये एरर करेक्ट हो जाएगा तो वो सही टीडीएस का अमाउंट आपके फॉर्म नंबर 26 एएस में रिफ्लेक्ट होगा और आप तब उसे सही तरह से करेक्ट कर सकते हैं। मीनवाइल आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं और उस करेक्शन के लिए वेट कर सकते हैं और करेक्शन आने के बाद आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं।
ऑफन अगर देखा जाए तो ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, लेकिन नोटिस आपको आता है, इसलिए इसे सॉल्व भी आपको ही करना पड़ेगा और इस स्टेप पे प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, अगर आप एक बिजनेस रन करते हो तो भी आपको क्लाइंट मैनेजमेंट में प्रोएक्टिव रहना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है क्लाइंट को इन्वॉइस देते टाइम। बहुत बार हम इन्वॉइस तो जनरेट कर देते हैं, लेकिन डिस्पैच का जो टाइम है वो आगे पीछे हो जाने के कारण हमारे कलेक्शन पर एक बड़ा असर पड़ता है, जिसके कारण हमारी वर्किंग कैपिटल तक हिल जाती है और हमारे बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। लेकिन मैं जिस टूल का यूज़ करती हूँ उसके पास इस प्रॉब्लम का भी सल्यूशन है। मेरा टूल एक AI अकाउंटिंग और ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है जो मुझे अकाउंटिंग से लेके कंप्लायंसेस जैसी सारी टास्क मैनेज करने में हेल्प करता है। जहाँ तक रही बात इनवॉइस डिस्पैच करने की, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा फीचर इस सॉफ्टवेयर में है। तो चलिए लेते हैं इसका एक क्विक वॉक थ्रू। मुझे सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर में लॉगिन करना है। यहाँ पर मैं सेल्स में जाऊँगी, सेल्स एंड इन्वॉइसेस में मैं इन्वॉइसेस पर क्लिक करूँगी तो मेरा इन्वॉइस डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। मैं चाहूँ तो क्रिएट न्यू इन्वॉइस करके नया इन्वॉइस भी बना सकती हूँ। यहाँ पर जो फीचर मुझे आपको दिखाना है वो इस इन्वॉइस में भी देख सकते हैं। हमने इन्वॉइस ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी जनरेटेड इन्वॉइस हमें दिख जाएगा। इस इन्वॉइस को अगर हमें अपने क्लाइंट को भेजना है तो हम सिंपली ईमेल एंड व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे। सेंड ईमेल, सेंड व्हाट्सएप या फिर लिंक कॉपी करके भी हम डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने सेंड व्हाट्सएप पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा क्लाइंट का नाम आ जाएगा। हम यहाँ पर उनका फ़ोन नंबर डालेंगे और यहाँ से हम सिंपली उन्हें सेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इस इन्वॉइस को शेड्यूल फॉर लेटर करना है, मतलब अगर हम चाहते हैं कि ये इन्वॉइस तुरंत क्लाइंट के पास ना जाकर एक स्पेसिफिक डेट और एक स्पेसिफिक टाइम पर क्लाइंट के पास जाए, तब हम ये फीचर यूज़ कर सकते हैं। हमें सिंपली शेड्यूल फॉर लेटर पर क्लिक करना है। इसे एक्टिवेट करने के बाद हम यहाँ पर अपना रिलेटेड डेट और टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और फीचर है सेटअप ऑटो रिमाइंडर। डेट और टाइम सिलेक्ट करने के बाद हम ऑटो रिमाइंडर भी ऑन करके सेटअप कर सकते हैं और हमें सिंपली शेड्यूल पर क्लिक करना है। शेड्यूल पर क्लिक करते ही हमारा व्हाट्सएप मैसेज जो है वो शेड्यूल हो जाएगा। सिमिलरली हम हमारा ईमेल भी शेड्यूल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि इस टाइम पर इस क्लाइंट को हमें इन्वॉइस भेजना है। हमें सिंपली इन्वॉइस क्रिएट करना है और शेड्यूल फॉर लेटर फीचर का यूज़ करके हम उसे स्पेसिफिक डेट और टाइम के लिए शेड्यूल कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस फीचर का यूज़ करना चाहते हैं और ऐसे बहुत सारे फीचर्स का यूज़ करना चाहते हैं जिससे आपका बिजनेस का मैनेजमेंट ईजी हो जाए, तो आप इस सॉफ्टवेयर को ट्राई कर सकते हैं। इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब लास्ट में बात करते हैं सबसे सीरियस मिस्टेक की, इनकम्प्लीट या फिर गलत डिस्क्लोजर। ITR भरते टाइम अगर आपने कोई इनकम डिस्क्लोज नहीं की है, जैसे आपकी फ्रीलांस इनकम, कैपिटल गेन इनकम ऑन सेल ऑफ म्यूचुअल फंड शेयर्स या फिर प्रॉपर्टी, तो आपका रिटर्न डिफेक्टिव मान लिया जाता है अंडर सेक्शन 139(9). इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट आपको एक डिफेक्ट नोटिस इशू करेगी और आपके पास जनरली 15 डेज का विंडो होता है इस डिफेक्ट को करेक्ट करके सही रिटर्न री इशू करने के लिए। और अगर आप इस विंडो में रिटर्न री इशू नहीं करते हो तो आपका ओरिजिनल रिटर्न जो है उसे भी इनवैलिड माना जाएगा। इसलिए जब भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, अपनी सारी इनकम को नोट कर लो, सैलरी, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन, सेल ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, और सारी इनकम को रिपोर्ट करो। फिर चाहे भले वो छोटी से छोटी इनकम क्यों ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा नोटिस यही सोच दिलवाती है कि छोटी इनकम तो है, इसको रिपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए कौन सी 5 कॉमन मिस्टेक्स है जिसके कारण सबसे ज़्यादा नोटिसेस आते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो आप हमें कमेंट में बताएं कि क्या इस साल का आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया।